जी नमस्कार। आज पुनः मैं आप सबके बीच अपनी लाइव श्रृंखला में भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विश्व की भू राजनीतिक स्थिति का जब भी हम विचार करते हैं तो अनेक पक्षों पर विचार करना पड़ता है और वह विचार बहुत संजीदगी से, बहुत गहराई में जाकर करना पड़ता है, तथ्यों के आलोक में भी करना पड़ता है और पूर्व के जो घटनाक्रम हैं और उन घटनाओं का जो प्रक्षेपण है उनके आलोक में भी करना पड़ता है। प्रथम दृष्टया जब हम विचार करते हैं तो लोकेशन की दृष्टि से, यानी लोकेशन की अवस्थिति से जो विचार करने का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच बनता है वह बनता है पाकिस्तान की दृष्टि से बलूचिस्तान, नीचे सिंध, बलूचिस्तान का क्वेटा केंद्र, सिंध का कराची केंद्र, पंजाब का लाहौर केंद्र और जो खैबर का इलाका है जिसको हम खैबर पख्तूनवा का इलाका कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी कहते हैं, उसका पेशावर का जो केंद्र है वो महत्वपूर्ण होता है। इन चारों केंद्रों की दृष्टि से जब हम पाकिस्तान पर विचार करते हैं तो विचार करते करते पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बीच में स्थित इस्लामाबाद जो उनकी यूनियन टेरिटरी है उसके विषय में भी विस्तार से हमको चर्चा करना चाहिए। इस्लामाबाद उनका सेफ प्लेस है, सुरक्षित स्थान है, क्योंकि उत्तर में चाहे वो तजाकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे किर्गिस्तान हो, जो भी देश हो, पश्चिम और उत्तर में अफ़गानिस्तान हो, पश्चिम और दक्षिण में ईरान हो, पूरब में भारत हो, पूरब में चीन पूरब उत्तर में हो, इन दृष्टियों से भी पाकिस्तान के संबंध में विचार करना जरूरी होता है। भारत की दृष्टि से भारत के संपूर्ण भूभाग का विचार नहीं करना होता, बल्कि भारत के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो उसके एस्पेक्ट कितने हैं, उसमें पाक अधिकृत कश्मीर का हम विचार करते हैं और वह विचार केवल पाक अधिकृत कश्मीर का विचार नहीं होना चाहिए। उसका जब हम विचार करते हैं तो उसका जो केंद्र गिलगित है, गिलगित बल्टिस्तान का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है जो आज़ाद कश्मीर का क्षेत्र है जिसका केंद्र मुजफ्फराबाद है, और तीसरा शेष जो पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है, इन तीनों का पाक अधिकृत कश्मीर के संदर्भ में हमको विचार करना चाहिए। अभी जिस बात की चर्चा पाक अधिकृत कश्मीर की चल रही है उसके 3 भाग हैं और उन तीनों भागों को लेकर हमको चर्चा वार्ता करनी पड़ती है। उसके बाद नंबर आता है, अगर हम बाहर निकलते हैं इनसे, तो फिर आता है वह क्षेत्र, वह टेरिटरी जिसको पाकिस्तान पीओके का ही हिस्सा था लेकिन पाकिस्तान ने उसको चीन को सौंप दिया। फिर उसका भी हम विचार करते हैं, यद्यपि वो चीन के साथ विचार का विषय है लेकिन यहाँ भी प्रभावी भूमिका निभाता है, इसलिए हम अक्साई चीन का भी विचार करते हैं। और फिर सुरक्षा की दृष्टि से, भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से हमको विचार करना पड़ता है लेह, लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू का। यह 4 क्षेत्र, लद्दाख, लेह, श्रीनगर और जम्मू, ये हमारे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन पर हम अभी प्रभावी हैं या जिनसे हमको उम्मीद है या जिनके सहारे हम पाक अधिकृत कश्मीर के वो 3 क्षेत्र पर अपनी आस लगाए बैठे हैं जिस पर हमारा जेन्युइन अधिकार और हक है।
और वह हक या क्षेत्र गिलगित बल्टिस्तान का जो गिलगित केंद्र वाला क्षेत्र है, और आज़ाद कश्मीर का जो मुजफ्फराबाद केंद्र का प्रमुख क्षेत्र है, और तीसरा जो शेष पीओके पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है। पाकिस्तान की दृष्टि से जो भौगोलिक परिस्थितियां और ऐतिहासिक परिस्थिति है, पाकिस्तान की दृष्टि से हमको उसकी भौगोलिक, उसकी ऐतिहासिक, उसकी राजनीतिक, उसकी सामाजिक और उसकी आर्थिक, इन पांचों चीज़ों पर विचार करने के ही हम आगे चढ़ सकते हैं। जहां तक भौगोलिक परिस्थितियों का प्रश्न है, वह भौगोलिक परिस्थिति अब पाकिस्तान को इस बात की अनुमति नहीं देती कि वह चीन के अलावा और किसी देश का सुगमता से सहयोग प्राप्त कर सके। और चीन का भी सहयोग वह हवाई क्षेत्र के द्वारा अगर प्राप्त नहीं कर पाता तो स्थलीय क्षेत्र से बहुत सुगम सहयोग, स्थलीय और जलीय क्षेत्र से बहुत सुगम सहयोग नहीं प्राप्त कर सकता। जहाँ तक तजाकिस्तान की बात है, तजाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वह पाकिस्तान की मदद करे, और स्थिति में हो भी तो पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो रूस के प्रभाव में है। अफगानिस्तान का जहां तक प्रश्न है, अफगानिस्तान की स्थिति, वैश्विक स्थिति, भारत के साथ उसके संबंध की स्थिति आप सभी ठीक प्रकार से जानते हैं। ईरान की स्थिति का भी यदि मूल्यांकन करें तो उसको भी आप ठीक से जानते हैं। और इन भौगोलिक परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ एक डिसएडवांटेज यह भी जुड़ता है कि पाकिस्तान की जो सामाजिक परिस्थिति है वो भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। पाकिस्तान शिया सुन्नी और अन्य मजहबों में, अन्य फिरकों में जो बटा हुआ है वो तो बटा ही हुआ है। वहाँ मूल पाकिस्तानी और मुहाजिरों का जो भेद है, वह भेद बहुत बड़ी खाई है, और उसका यह भेद, उसके इस भेद का एडवांटेज किसी न किसी रूप में या तो ईरान उठा सकता है अथवा अफगानिस्तान उठा सकता है। ईरान और अफगानिस्तान, इन दोनों के उठाने की पर्याप्त संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुहाजिर हैं वह मुहाजिर डायरेक्ट अपना कनेक्शन या रिलेशन ईरान और अफगानिस्तान से जोड़ने में बेहतरी का अनुभव करते हैं। बेहतरी का अनुभव इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि पाकिस्तान भारत के रिएक्शन में, भारत की प्रतिक्रिया स्वरूप उनके साथ खराब व्यवहार करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, और उसका वह दुर्व्यवहार उनको भारी पड़ता है। वह दुर्व्यवहार आर्थिक क्षेत्र में, वह दुर्व्यवहार सामाजिक क्षेत्र में, वह दुर्व्यवहार नीति नियोजन के क्षेत्र में, वह दुर्व्यवहार राजनीति के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में उनको भोगना पड़ता है, उनको देखना और समझना पड़ता है। इसलिए जब भी हम इस विषय का विचार करते हैं तो उसका विचार करते समय हमको ईरान और अफगानिस्तान की स्थिति, यद्यपि मजहबी दृष्टि से ईरान बहुत उदार देश नहीं है, उदार देश न होते हुए भी मुहाजिरों के साथ भारत को लेकर उसके मन में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, और उस नकारात्मक प्रतिक्रिया के न होने के कारण ईरान उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, और उससे अधिक पाकिस्तान में रहने वाले मुहाजिर उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वह संकट बलूचिस्तान को लेकर है, और बलूचिस्तान को लेकर इसलिए है कि बलूचिस्तान का अगर 2-4-10 किलोमीटर का भी क्षेत्र भारत के स्थलीय भूभाग से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होता तो पाकिस्तान का सरदर्द और बड़ा और व्यापक होता। लेकिन दैवयोग से वह क्षेत्र भारत से जुड़ा हुआ नहीं है।
लेकिन बलूचिस्तान का व्यापक क्षेत्र अफगानिस्तान, जो अपेक्षाकृत उदार है मुहाजिरों की दृष्टि से, और ईरान से व्यापक रूप में जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि यदि भारत के साथ बलूचिस्तान को जाने की भू राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थिति नहीं बनेगी, तो यह संभव है कि भारत उसको प्रोत्साहित करके या प्रश्रय देकर ईरान और अफगानिस्तान को उकसाकर उनका साथ देकर उस बलूचिस्तान को उनके खेमे में जाने के लिए प्रोत्साहित, उद्वेलित और जागरूक न कर दे। यह बहुत बड़ा संकट है पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान इस स्थिति और परिस्थिति को समझ तो रहा है, लेकिन इस स्थिति और परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार व्यवहार करने का कोई रास्ता और विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का पूरा कार्यक्रम, पूरी योजना रचना, पाकिस्तान का पूरा तंत्र, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम इस बात पर कार्य कर रहा है कि पाकिस्तान भारत की प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य करेगा, भारत के को लक्ष्य में रखकर कार्य करेगा, भारत को दिखावा करके कार्य करेगा। दुनिया की दृष्टि में भारत को लक्ष्य करके किया जाने वाला कार्य पाकिस्तान कर रहा है। भारत से कमजोर नहीं है, ये दिखावा पाकिस्तान को करना पड़ता है, लेकिन संसाधन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण उसके सामने संभावनाएं और उम्मीद बहुत सीमित है। इसलिए रेड क्लिफ रेखा का जो भी निर्धारण हुआ है, वह निर्धारण तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा और करना चाहिए। विश्व मानक भी उसको मानने के लिए कहीं न कहीं बाध्य होता है और होना भी चाहिए। भारत उस दृष्टि से कूटनीतिक सफलता प्राप्त करेगा, इसकी भी पर्याप्त संभावना है। लेकिन जहां तक प्रश्न है भारत की विदेश नीति का, भारत विदेश नीति की दृष्टि से पाकिस्तान से निपटने के लिए आरंभ से ही, देश विभाजन के समय से ही बहुत शिथिल रहा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो समस्या है, भू राजनीतिक समस्या, सामरिक समस्या, तनाव की समस्या, वह निश्चित रूप से केवल जवाहरलाल नेहरू और केवल जवाहरलाल नेहरू की अदूरदर्शिता के कारण नहीं है, बल्कि वह मोहम्मद अली जिन्ना की भी अदूरदर्शिता के कारण है। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर पाकिस्तानी लोग इस मुगालते, इस उत्साह, इस आनंद में तो रहते हैं कि वो कायदे आजम हैं वहाँ के, उन्होंने पाकिस्तान को अलग देश बनवा दिया। लेकिन पाकिस्तान बनाने को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना को जितनी उत्सुकता, जितनी बेचैनी, उनके ट्यूबरकुलोसिस हो जाने के कारण, जल्दी चले जाने के भय के कारण जो बेचैनी उनके मन में थी, वह बेचैनी इस कारण नहीं थी कि पाकिस्तान अलग देश बन जाए, इस कारण भी नहीं हुआ थी कि पाकिस्तान एक स्थापित देश हो जाए, इस कारण भी नहीं थी कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से मजबूत देश हो जाए, इस कारण भी नहीं थी पाकिस्तान सामरिक दृष्टि से मजबूत हो जाए, इस कारण भी नहीं थी कि पाकिस्तान की वैदेशिक कूटनीतिक संबंध और उसकी नीतियां व्यवस्थित, सुदृढ़ और सुंदर हों। बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य था, वह केवल और केवल इस कारण था कि पाकिस्तान अलग देश बनेगा तो मैं उसका पहला शासक कहा जाऊंगा, मैं उसका पहला शासनाध्यक्ष बनूंगा। और उस कारण यह जो लिप्सा होती है, यह लिप्सा पाकिस्तान के पक्ष को स्थायी रूप से कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा किया। और उनकी, मोहम्मद अली जिन्ना की इसी भूमिका के कारण 1971 में पाकिस्तान को अपने पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा और वर्तमान बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। वह बेचैनी, वह व्यग्रता यदि
मोहम्मद अली जिन्ना को न होती तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में वे पाकिस्तान देश को स्वीकार कभी न करते, और इस रूप में स्वीकार करना पाकिस्तान के लिए बहुत घाटे का सौदा सिद्ध हुआ, और वह घाटे का सौदा आज तक पाकिस्तान ढो रहा है। पाकिस्तान की जो खनिज संपदा और अन्य दृष्टियों से स्थिति है, कृषि की जो स्थिति है वो बहुत सुदृढ़ नहीं है। पंजाब और सिंध को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के पास बहुत कुछ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की स्वाभाविक निर्भरता भारत की प्रतिक्रिया स्वरूप उसके कृतित्व के कारण चीन के अलावा किसी भी प्रकार के कहीं से किसी के सहयोग की उसको कोई उम्मीद नहीं है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच जो हुआ, उस बात को लेकर एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो समझौता हुआ उस समझौते से भारत को सिंधु नदी घाटी यानी उसके बेसिन क्षेत्र का कुल 20% जल उपयोग करना था, शेष 80% जल पाकिस्तान को उपयोग करना था। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भौगोलिक और भू राजनीतिक जो परिस्थिति थी इस नदी के अपवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र की भारत के पक्ष में थी। 3 महत्वपूर्ण नदियां जो पश्चिम से उसमें जुड़ती हैं और 3 ऐसी महत्वपूर्ण नदियां जो पूरब से जुड़ती हैं उस सिंधु नदी में, उन तीनों भारत से जुड़ने वाली नदियों का जो प्रवाह है, जो पानी की मात्रा है, जो करंट है वह बहुत अधिक है। और पश्चिम से जुड़ने वाली नदियों का जो इनकी तुलना में जो प्रभाव है, जो मूल्य है जल की दृष्टि से वो कम है। इसलिए जो बेसिन क्षेत्र और अपवाह क्षेत्र भारत के हक में जाता है, लेकिन वह समझौता भी भारत के विरुद्ध किया गया, क्योंकि लक्ष्य हमेशा भारत को नीचा दिखाकर वैश्विक स्तर हासिल करने, अपने को अच्छा कहलाने की जो बेचैनी थी, उस बेचैनी में अपने देश की बलि नहीं दी जाती है। लेकिन उस समय के भारत के नेतृत्व ने यह बलि दिया। पूरब से जुड़ने वाली जो नदी है सिंधु नदी में, उसमें ब्यास, रावी और सतलज महत्वपूर्ण नदियां हैं। लेकिन जो पश्चिम से जुड़ने वाली नदी हैं चिनाब, झेलम और सिंधु, ये तीनों नदियां उसमें पश्चिम से जुड़ती हैं। इनका अपवाह क्षेत्र, इनका बेसिन क्षेत्र, इनका करंट, इनका फ्लो जल का उतना नहीं है जितना ब्यास, रावी और सतलज का है। इसलिए जब भी हम विचार करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में इस विचार को करते करते हमको यह विचार जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है, और वो उस परिस्थिति में पाकिस्तान की वास्तविकता कुछ नहीं है, और उस वास्तविकता में कुछ न होने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ की राजनीति, वहाँ का कोई शासक, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई लोकतांत्रिक सरकार किसी व्यवस्था के द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि वहाँ सारा संचालन और देखभाल शासन का वहाँ की सेना के द्वारा किया जाता है। और वह सेना पूर्ण नियंत्रण वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चुनावी सारी व्यवस्थाओं पर वहाँ सेना देखती, सुनती और करती है। वहाँ के शासन के लोग सेना की इच्छा के विरुद्ध नहीं कुछ कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह केवल हस्ताक्षरी थे और किसी से पूछ के वो सारा काम करते थे, वैसे ही वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हस्ताक्षरी होते हैं और वहाँ सेना के नेतृत्व से पूछकर उनका सारा कार्य करना होता है। सेना की इच्छा के विरुद्ध जाने पर सेना वहाँ तख्ता पलट करती है, और यह तख्ता पलट कितनी बार वहाँ हुआ है और उसके अंततः परिणाम क्या हुआ है, यह भी इतिहास में काले अक्षरों में अंकित है और दुनिया और सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके आगे बढ़कर एक और काला स्याह पन्ना पाकिस्तान का और भी है शासन वर्ग को लेकर,
कि वहाँ की सरकार वहाँ की सेना चलाती है और वहाँ की सेना वहाँ के आतंकवादी संगठन चलाते हैं। वहाँ जो भी आतंकवादी संगठन हैं वो सभी आतंकवादी संगठन वहाँ सेना का संचालन करते हैं। सेना वही करती है, वही चाहती है, वही पालन करती है जो वहाँ के आतंकवादी संगठन कार्य करते हैं। दुनिया के जितने भी प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं उनका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है और सुरक्षित जोन में है। और सुरक्षित जोन में क्वेटा से लेकर पेशावर और इस्लामाबाद का ये जो ट्रायंगल है और कुछ हिस्सा लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में भारत को टारगेट करने के लिए उनके बड़े बड़े सेंटर और केंद्र स्थापित हैं। वे पाकिस्तान की सेना को संचालित करते हैं, सेना वहां सरकार को संचालित करती है और वे आतंकवादी गतिविधियां भारत में प्रतिक्रिया स्वरूप फैलाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की स्थिति बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। पाकिस्तान का कहीं कोई मूल्य अस्तित्व और महत्व नहीं है। पाकिस्तान स्वयं में एक पीड़ित, स्वयं में संकुचित, स्वयं में अनेक प्रकार की दुर्दशाओं को झेलने वाला देश है। संभव है कि महीने 2 महीने में वहां तख्ता पलट भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तानी सेना को उस देश में कोई भी कुकर्म करने की छूट प्रदान करते हैं और इसलिए वहाँ की सेना वहाँ के शासन वर्ग को किसी भी प्रकार के कुकर्म और बुराई करने की छूट प्रदान करती है। इसलिए पाकिस्तान में दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठन हैं और जब वहाँ ओसामा बिन लादेन को मारा अमेरिका ने, तो उस बात को उसने प्रमाणित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का गढ़ है। और जो प्रमुख दुनिया के आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, लश्कर ए उमर का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, हरकतुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, सिवाह ए सहाबा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान की स्थिति को बहुत विद्रूप बनाते हैं। अब पाकिस्तान का जो चीन एंगल है, वह चीन एंगल के 2 वजह हैं। पाकिस्तान को चीन सहयोग क्यों करेगा? पाकिस्तान को चीन के सहयोग करने के केवल 2 कारण हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ खड़े होने का दिखावा करके चीन अपने हथियार पाकिस्तान को बेचना चाहता है और पाकिस्तान के सहारे भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान से उसको कोई हमदर्दी नहीं है, पाकिस्तान से उसको कुछ प्राप्त होने वाला भी नहीं है। अगर चीन दुनिया में वैश्विक युद्ध में फंसता है, चीन के सामने कोई त्रासदी आती है, चीन के खिलाफ अगर इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, सोवियत संघ अगर युद्ध करते हैं, तो उस पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा भी हुआ तो क्या हुआ, नहीं भी खड़ा हुआ तो चीन का क्या होने वाला है? पाकिस्तान से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। दूसरा, चीन को एक लाभ और है जिसके कारण वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। वह लाभ है कि वह जो पीओके का एक हिस्सा डोनेट किया हुआ है 1963 में चीन को, वह चाहता है चीन कि गिलगिट बल्टिस्तान का वह क्षेत्र जो उत्तर पश्चिमी इलाका है पाक अधिकृत कश्मीर का, वह क्षेत्र पाकिस्तान उसको सौंप दे। और जैसे ही पाकिस्तान उसको सौंपेगा तो चीन का एक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर के 3 पार्ट, 3 क्षेत्र, 3 भाग, 3 एंगल से देखने की जरूरत है। पीओके यानी गिलगिट बल्टिस्तान का क्षेत्र, पीओके यानी आजाद कश्मीर का क्षेत्र, पीओके यानी शेष पीओके, और वह उसमें से एक
गिलगिट बल्तिस्तान को वह अपने टारगेट पर इसलिए रखना चाहता है क्योंकि उसके सहारे उसका अप्रोच तजाकिस्तान तक होगा, उसके सहारे उसका अप्रोच अफगानिस्तान तक होगा और बहुत सारे वैश्विक समीकरण को उसको लगता है कि वह अपनी दृष्टि से हैंडल करने में समर्थ होगा और भारत को पश्चिम से, उत्तर से और पूरब से घेर पाने में समर्थ होगा। चीन को यह लगता है कि वह गिलगिट बल्तिस्तान का हिस्सा, जैसे अक्साई चीन और पाक डोनेटेड कश्मीर का इलाका उसके पास है, वैसे ही गिलगिट बल्तिस्तान का क्षेत्र यदि चीन के पास चीन को प्राप्त हो गया तो चीन उसके सहारे शेष विश्व की परिस्थितियों पर नियंत्रण करेगा और जो वो कॉरिडोर बना रहा है और काफ़ी काम उसका कर लिया है, उस कॉरिडोर पाने में और उसको निर्णय तक पहुंचा पाने में समर्थ होगा। साथ ही नंगा पर्वत और नमचा पर्वत के बीच जो हिमालय का क्षेत्र है, जहां सिंधु घाटी गार्ज बनाकर साउथ में जाती है और कराची के पास क्रीक के पास वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पूरब में निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी नंगा पर्वत को काटकर गार्ज बनाकर पद्मा नदी होते हुए तसांगपो पद्मा होते हुए गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, इस पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम कर सके। लेकिन चीन के लिए भी यह आसान काम नहीं है, यह दूर की कौड़ी है और चीन इससे निपट नहीं पाएगा। चीन का लक्ष्य हासिल नहीं होगा चीन को। भारत इस बात को ठीक से समझता है क्योंकि भारत 1948 में जो संधि भारत ने पाकिस्तान से जल को लेकर किया, जो इंटर डोमिनियन समझौता 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जो सीमा रेखा खींची गई, तब से लेकर 1964 तक जो अदूरदर्शी अज्ञानतापूर्ण भारत की विदेश नीति रही है, उस अदूरदर्शी और अज्ञानतापूर्ण विदेश नीति के कारण ही भारत के सामने इस समय पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ और चीन के साथ विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। और इन विकट परिस्थितियों में भारत का वर्तमान नेतृत्व उन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वैदेशिक नीति से लेकर इंटर डोमिनियन कंसिडरेशन की जो पॉलिसी है, या पंचशील की पॉलिसी है, या हिंदी चीनी की जो पॉलिसी है, या नेपाल को मित्र राष्ट्र स्थायी रूप से मानने की और ग्रेट नेशन कंसेप्ट मानने की और स्पेशल कैटेगरी नेशन मानने का जो कंसेप्ट है, उसको भारत अब ठीक से समझ चुका है, भारत अब ठीक से जान चुका है। इस दृष्टि से हमको यह विचार करने की आवश्यकता है और इस नाते भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, उन संबंधों में मोहब्बत की बात का कहीं भी रंच मात्र भी 0.0000% भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मोहब्बत एक तरफा नहीं होती। पाकिस्तान चाहे मजबूरी में, चाहे प्रतिक्रिया में, चाहे चीन के दबाव में, चाहे अपने अस्तित्व की कीमत पर, और यह उसकी मजहबी कुंठा है और मजहबी कुंठा किसी मोहब्बत से भारत के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। चाहे भारत के सभी धर्मनिरपेक्षी सिंधु नदी घाटी जहां अरब सागर में जाकर मिलती है, वहां यदि अपना जीवन दान कर दें, भारत के सभी धर्मनिरपेक्षी अपना बलिदान वहां कराएं, तब भी पाकिस्तान की मजहबी प्रतिक्रिया जो भारत के विरुद्ध है, अभी तक जो मैंने चर्चा किया, इन परिस्थितियों में किसी भी मोहब्बत, किसी भी समझौते वार्ता का कोई रास्ता और आधार नहीं बनेगा। यदि भारत के धर्मनिरपेक्षी चाहें तो यह त्याग करके परिणाम ले सकते हैं और इसके लिए भारत सरकार उनको प्रोत्साहित भी शायद करे, लेकिन
जो प्रेम का राग वो अलापते हैं, चीन के साथ प्रेम का राग पंचशील के रूप में अलापते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई के रूप में अलापते हैं, उस राग का कहीं कोई अस्तित्व और महत्व नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के संबंध में 5 एंगल, 5 कोण हैं। एक एंगल है चीन का और वह एंगल 2 भागों में विभाजित होता है। एक एंगल है स्वयं पाकिस्तान का जो 3 भागों में विभाजित होता है। एक वहाँ का आतंकवाद, एक वहाँ की सेना और एक वहाँ की सरकार। एक तीसरा एंगल है जो पाकिस्तान का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। बलूचिस्तान का क्वेटा क्षेत्र जो सेंटर है, सिंध का कराची क्षेत्र जो केंद्र है, पंजाब का लाहौर क्षेत्र जो है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो पेशावर केंद्र है, इसकी संरचना और पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में स्थित और क्वेटो से उत्तर और पूरब के क्षेत्र में स्थित जितने आतंकवादी संगठनों के केंद्र हैं, यह इसका तीसरा एंगल है। चौथा वैश्विक एंगल है कि जो मुहाजिरों को लेकर पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान की दृष्टि है और भारत उसको कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक रूप से सहयोग कर रहा है, करेगा या परिस्थिति जैसी बनेगी भारत वैसा निर्णय लेगा। उत्तर में तजाकिस्तान की परिस्थिति है, वह परिस्थिति पूरी तरह रूस के दृष्टिकोण और रूस के निर्देशन पर निर्भर करेगी, चाहे बलपूर्वक चाहे प्रेम पूर्वक। एक चौथी स्थिति जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख की है और यही दृष्टिकोण जो भारत के सेफ साइड 4 सेंटर हैं वो भारत का एंगल तय करते हैं। एक 5वीं स्थिति है, वो 5वीं स्थिति पीओके जिसके 3 पार्ट हैं, गिलगिट बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और शेष पीओके, और फिर चीन को डोनेशन जो दिया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा वह चीनी क्षेत्र, फिर अक्साई चीन का क्षेत्र। इन सभी दृष्टियों से जब आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तह में जाएंगे तो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच की भू राजनीतिक भविष्यगत स्थिति और संबंधों का ठीक पता चलेगा और आने वाले समय में जो भविष्येक्षण और प्रक्षेपण आप कर पाएंगे वह सटीक होगा और भारत के हित में कितना होगा वह आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां, बीती हुई परिस्थितियां और अभी का जो वैश्विक समीकरण उपस्थित हुआ है उससे यह प्रमाणित होता है, यह सिद्ध होता है और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारत अतिशय बेहतर स्थिति में है और आने वाला समय बहुत सुंदर परिणाम देने के लिए बेचैन है, व्याकुल है, सन्नद्ध है। समय भारत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल हम भारत और चीन के संबंधों पर आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।